हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की औरत थी जो अपने बेटे दीपक के साथ दिल्ली में रहती थी। जहां शहर के होने के बाद भी सरिता सीधी सादी थी, तो गांव के होने के बाद भी उसकी बहू संजना बहुत ही तेज और अत्याचारी थी, जो कि अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती। लेकिन अपने बेटे के कारण सरिता अपनी बहू से कुछ नहीं कहती थी। एक रोज सुबह के 8 बजे सरिता अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, बहू, सुबह के 8 बज गए हैं। दीपक भी उठ गया है, नहा रहा है बाथरूम में। उठ जा, वरना वो भूखा ही ऑफिस चला जाएगा। माँ जी, आप भी अजीब बात करती हैं। जब आप उठ गई हैं तो मुझे उठाने की क्या ही जरूरत है। आप ही जाकर चाय नाश्ता बना दीजिए। मैं नहीं आई थी तो क्या आप सुबह का नाश्ता नहीं बनाती थी? तो अब क्या दिक्कत है? बहू, तेरे होते हुए भी मैं काम करूं? अच्छा नहीं लगता है ना? ये तेरा घर है, तुझे अपने घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या बहू के आने के बाद भी मुझे सुख नहीं मिलेगा? माँ जी, तो मैं कौन सा कहीं चली जाऊंगी। आप भी बहू का सुख ले लेना, लेकिन पहले मुझे तो गांव से शहर में आने का और ऐशो आराम करने के मजे लेने दीजिए। फिर बात का बाद में देखेंगे। अब आप जाइए और जल्दी से नाश्ता तैयार कर लीजिए, वरना आपका बेटा भूखा ही चला जाएगा। संजना इतना कहकर अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर कर देती है और खुद आकर आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद दीपक तैयार होकर नीचे आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे नाश्ता दे दो, बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए। और हाँ, संजना को दवा दिलवा देना, उसकी आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो उठ नहीं पाई। अब क्या बताऊं तुझे बेटा कि उसकी तबीयत वगैरह कुछ नहीं खराब है, उसे बस शहर का पानी लग गया है और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, तो चिंता मत कर, मैं उसे दवा दिला दूंगी, तो आराम से ऑफिस जा। सरिता इतना कहकर रसोई में जाती है और दीपक के लिए नाश्ता लेकर आती है। थोड़ी देर बाद दीपक नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद सरिता अपने घर का सारा काम खत्म करके अपनी बहू के लिए लंच लेकर उसके कमरे में जाती है। तभी संजना कहती है, अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई खाना लेकर। बहुत भूख लगी थी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। आप अभी नाश्ता लेकर आओगी, लेकिन आप आई ही नहीं। बहू, नाश्ते के टाइम तक तो तू सो ही रही थी, तो मैं तुझे क्या नाश्ता करवाती। फिर मैं घर के कामों में लग गई, बस अभी फ्री हुई हूँ। लेकिन जब तू लंच के लिए उठ गई थी तो खुद ही नीचे आ सकती थी। हाँ माँ जी, मैं आ जाती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मुझे घर के कामों में हाथ भी बटाना पड़ेगा, और मेरा घर का काम करने का कोई मूड नहीं था। उसके लिए आप है ना, तो मैं आपको क्या परेशान करती। अच्छी बात है, अपनी सीधी सास पर जितना अत्याचार कर सकती है कर ले बहू, दूसरा मौका नहीं मिलेगा तुझे। मैं भी बस अपने बेटे की वजह से ही बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मेरी घर की बहू बनने के तेरे अंदर कोई लक्षण नहीं है। खैर छोड़ो, दीपक ने बोला था तुझे दवाई दिला दूं, खाना खाकर चल मेरे साथ। माँ जी, दवा लेने तो तब जाऊंगी ना जब मेरी तबीयत खराब होगी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो दीपक जी से झूठ बोला था, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगता ना कि उनकी बीवी लेटी है और माँ काम कर रही है। संजना की बात सुनकर सरिता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन संजना तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं थोड़ा ना बाहर जा रही हूँ। बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए, आप थोड़ा उनको धोकर सुखा दीजिएगा। उसमें दीपक जी के ऑफिस के भी कपड़े हैं, उन्हें जरूर धो देना, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। बहू, कपड़े मुझसे नहीं धोए जाएंगे, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे झुका तक नहीं जाएगा, तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी। माँ जी, आप भी ना बहुत बहाने बनाती हैं। कौन सा आपको हाथों से धोना है कपड़े जो आप थक जाएंगी। धोना तो आपको वॉशिंग मशीन में ही है ना, तो फिर इतनी बहस क्यों। और कहते हैं दर्द पर और दर्द देने से दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। देखना, जब आप कपड़े धोएंगी तो अपने आप ही आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। संजना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सरिता कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाती है और कई बार वॉशिंग मशीन चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन चालू नहीं होती। तभी वो अपने आप से कहती है, अब समझ में आया कि बहू ने मुझे कपड़े धोने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वॉशिंग मशीन खराब है। इसे ठीक करवाने की जगह वो कपड़े धोने का काम मुझ पे थोप कर चली गई। मैं तो बस अत्याचारी बहू की सीधी सास बनकर रह गई हूँ।
अब कैसे भी करके धोना तो पड़ेगा ही। सरिता इतना कहकर बाथरूम में बैठकर सारे कपड़े अपने हाथों से धोती है और जैसे तैसे करके कपड़े की बाल्टी लेकर छत पर जाती है और एक एक करके कपड़ों को रस्सी पर डाल रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन सरला अपनी छत से कहती है, क्या बात है सरिता बहन, आज आप कपड़े क्यों धो रही हैं? वो भी इतने सारे? दूसरों के घर के कपड़े भी उठा लाई हो क्या? नहीं सरला बहन, बहुत दिनों से कपड़े धुले नहीं थे इसलिए ज्यादा हो गए हैं। तुम बताओ क्या कर रही हो? मैं तो खाली बैठी हूँ। मेरी बहू मुझे कोई काम करने नहीं देती है और आपकी बहू कोई काम करती नहीं है। इस उम्र में भी आपको कितना काम करना पड़ता है। बहू होने का कौन सा सुख है आपको? ऐसी बात नहीं है सरला बहन, वो है नहीं घर पर, कहीं गई है बाहर, वरना मुझे धोने की जरूरत नहीं पड़ती। सरिता बहन, ये झूठ तुम उससे बोलना जिससे तुम्हारे घर के बारे में ना पता हो। मैं तो तुम्हारे घर के सामने ही रहती हूँ। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है सब मुझे पता है। मैंने तो आज तक तुम्हारी बहू को कोई काम करते हुए नहीं देखा, जब भी देखा तुम्हें ही देखा है। सरला की बात सुनकर सरिता चुपचाप नीचे चली जाती है। सरिता को कपड़े धोने में शाम हो जाती है। वो काम खत्म करके कमरे में आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी संजना अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर आती है और अपनी सास को रोकते हुए कहती है, अरे अरे, कहाँ जा रही है माँ जी? कपड़े धुल गए ना? बहू धुल गए, लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, अभी दवा खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। वो मेरी कुछ सहेलियाँ आई हुई है ना, उनके लिए चाय नाश्ता बना दीजिए। मेरी इज्जत का सवाल है ना, मना मत कीजिएगा। और दीपक की आज कॉल आई थी कि शायद वो आज लेट नाइट लगाएंगे, तो मैं टेंशन फ्री हूँ। मुझे काम करने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। बहू अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं सच बोल रही हूँ, तो कुछ बाहर से ही मंगवा ले। नहीं माँ जी, मुझे तो आपके हाथों का ही चाहिए। देख लीजिए माँ जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में आपके बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, वरना चलिए। संजना इतना कहकर सरिता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती रसोई में ले जाकर खड़ा कर देती है और सरिता भी अपनी बहू की बातों से डरकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद संजना वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद सरिता चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी उसकी दोस्त कहती है, संजना, तेरी शादी इतने अच्छे घर में हुई है, तो फिर तुझे इतनी बुजुर्ग नौकरानी रखने की क्या जरूरत थी, जिसे चाय तक बनाने में इतना समय लग रहा है। जिसे चाय बनाने में इतना समय लग गया, वो तुम लोगों का खाना पीना बनाने में कितना समय लेती होगी। तू भी ये कैसी बातें कर रही है, पागल है क्या? नहीं संजना, सच बोल रही हूँ मैं। बेशक तेरी बुजुर्ग नौकरानी को बुरा ही क्यों ना लग जाए। संजना की दोस्त की बात सुनकर वहाँ बैठे और भी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी बहू को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास का मजाक उड़ाते हुए देखकर सरिता को बहुत दुख होता है और उन लोगों की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा दीपक सुन रहा था, जिसे सुनकर वो अंदर आता है और संजना से कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारा असली चेहरा है। तुम मेरी माँ को इस घर की नौकरानी बता रही हो, अपने दोस्तों के सामने वो भी। माँ मुझे सारी बातें बताइए, ये सब क्या चल रहा है? दीपक के पूछने पर सरिता उसे गले लगाकर रोती हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है और वो संजना को हमेशा के लिए घर से निकाल देता है और अपनी माँ की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी लगवा देता है, जिससे सरिता को अपनी अत्याचार बहू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। रूपाली मधुपुर गांव की रहने वाली थी, जहां वो अपने काका के साथ मिलकर बांस बिरयानी बनाने का काम किया करती, जिसकी शादी अमृतसर में रहने वाले शौर्य नाम के लड़के से होती है। उसे बांस बिरयानी बनाने और खाने का बहुत शौक था। अब शहर में बांस कहाँ मिलेगा, उसे कुछ पता नहीं था। तभी एक दिन सुबह के समय वो हॉल में बैठी ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ममता वहाँ आकर कहती है, क्या बात है बहू, तू ऐसे क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? क्या करूं? माँ जी को कहूँ कि मुझे बांस बिरयानी खाने का मन कर रहा है या नहीं, कहीं वो ये ना सोचे कि आते ही अपनी डिमांड बताने लगी। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊं, यही सोच रही थी। बहू, इसमें सोचना क्या है? तेरा घर है, जो मन करे वो बना ले। वैसे भी मैंने सुना है तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। माँ जी से पूछूं क्या, शायद इनको पता हो। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, यहाँ बांस कहाँ मिलता है? बहू, तू सुबह सुबह बांस क्यों पूछ रही है, और तुझे बांस का क्या काम है? माँ जी, मुझे बिरयानी बनानी है इसीलिए। हाँ तो ठीक है, बना ले, लेकिन उसमें बांस का क्या करेगी तू? कुकर है, कढ़ाई है, बर्तन नहीं दिखेगा तुझे किचन में? बना ले।
माँ जी आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मुझे बांस बिरयानी खानी है। बहू ये क्या होती है और ये कैसे बनती है? मैंने आज तक बिरयानी तो सुनी थी, लेकिन ये बांस बिरयानी क्या होती है? माँ जी ये बांस के डंडों पर बनाई जाती है। आप एक बार खाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, वो जब बनेगी तब देखेंगे, लेकिन अभी तो तू नाश्ता बना ले। आज शौर्य को ऑफिस नहीं जाना है तो क्या तू नाश्ता भी नहीं बनाएगी? मुझे पता था यही होगा। जी माँ जी अभी जाती हूँ। रूपाली इतना कहकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ समय बाद शौर्य अपने कमरे से आकर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी रूपाली उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? आपको पता है कि यहाँ बांस कहाँ मिलता है? या तो आप मुझे ला दीजिए या बता दीजिए कहाँ मिलती है, मुझे खानी है। क्या बांस? आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? मैं बांस खाने की नहीं बल्कि बांस बिरयानी खाने की बोल रही हूँ। अरे यार, अब मैं तुम्हारे लिए बांस कहाँ से ढूंढूं? सिंपल बिरयानी खाओ तुम बस। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। तुम मुंह मत बनाओ, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, राशन लेने के लिए मार्केट जाना है। बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, बस अभी आती हूँ। कुछ समय बाद शौर्य और रूपाली बाइक पर बैठकर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सारा सामान लेने के बाद मार्केट से लौटते हुए शौर्य अपनी बाइक को रास्ते में आने वाले जंगल की तरफ मोड़ लेता है। तभी रूपाली कहती है, आप ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस तरफ तो जंगल ही जंगल है। तुम्हें जंगल छोड़ने जा रहा हूँ। अरे पागल औरत, ये रास्ता थोड़ा लंबा है, साथ में थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। मार्केट तो सिर्फ बहाना था। आपको टाइम स्पेंड करने के लिए शाम का ही समय मिला था। जल्दी चलिए, वैसे भी ये रास्ता बहुत सुनसान दिख रहा है। शौर्य और रूपाली आपस में बातें करते हुए बाइक से जा ही रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है और वो अपनी मदद के लिए आसपास नजर घुमाते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक रोशनी नजर आती है और जब वो जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग आग जलाकर वहाँ बैठे हैं। तभी शौर्य उन लोगों से कहता है, देखिए हमारी आधे रास्ते में बाइक खराब हो गई है। अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। देखिए हम खुद यहाँ फंसे हुए हैं और अभी शाम के समय यहाँ कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप हमारे साथ रुक सकते हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बल्कि जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। वैसे शौर्य जी ये लोग ठीक कह रहे हैं, शाम हो गई है, इस टाइम हमारा इधर रुकना ठीक नहीं होगा। हाँ बात तो सही है, इस टाइम हमें ना ही तो कोई जगह मिलेगी और ना ही मदद के लिए लोग। शौर्य इतना कहकर रूपाली को वहीं लेकर उनके साथ बैठ जाता है। कुछ समय बाद रात होती है और सबको जोरों से भूख लगनी शुरू होती है। सभी लोग भूख से बेहाल होकर आपस में खाने की बातें करने लगते हैं। तभी रूपाली को अपने पास रखे राशन का ख्याल आता है और वो सबसे कहती है, अगर आप लोगों को खाना चाहिए तो बांस की लकड़ी ढूंढते हैं एक साथ मिलकर, उसके बाद खाना देने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे अब इस टाइम हम बांस कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल है, यहाँ इतने पेड़ हैं, मिल जाए शायद। एक बार देखने में क्या जाता है, भूखे मरने से तो अच्छा ही है। जी आप बात तो सही कह रही हैं, हमें देखना चाहिए, लेकिन आप बनाएंगी क्या? मैं बांस में बिरयानी बनाऊंगी। बांस बिरयानी? मैंने पहले तो इसका नाम नहीं सुना है। सच में इस टाइम हमें बांस से बिरयानी खाने को मिलेगी? वैसे आपको इसके बारे में पता कैसे चला? मैंने बांस की बिरयानी अपने काका से सीखी है। उन्हें बांस की बिरयानी बनानी बहुत अच्छे से आती थी और हमारे पूरे गांव में उनकी बिरयानी बहुत फेमस थी। रूपाली की बात सुनकर सब लोग बांस की लकड़ियों को ढूंढना चालू करते हैं। कुछ समय बाद शौर्य की नजर एक बांस के पेड़ पर जाती है और वो लोग जैसे तैसे बांस का एक डंडा काट कर रूपाली को देते हैं, जिसके बाद वो उस डंडे को 4 टुकड़ों में करके उसमें अपने राशन में से लाए चावल, पानी, पनीर और कुछ मसाले डालकर एक तरफ से बहुत सारे पत्तों से उसका मुंह बंद करके उस बांस को कम आग में रख देती है। और कुछ समय बाद जब वो उन बांस को आग से निकालकर ठंडा होने के लिए रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो बिरयानी को बांसों से निकालकर केलों के पत्तों पर डालकर खाने को देती है। और जैसे ही सब लोग बिरयानी खाते हैं तो उसके स्वाद में खो जाते हैं। तभी शौर्य कहता है, सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बिरयानी बना लेती हो। मैंने बर्तनों में बनी हुई बिरयानी तो खाई थी, लेकिन बांस बिरयानी आज पहली बार खाई है। अरे सच में आपने तो कमाल कर दिया। इस जंगल में जहाँ हमें सूखी रोटी नसीब नहीं थी, वहाँ आपने हमें बांस बिरयानी खिला दी रे। सच में
थैंक यू हमारा पेट भरने के लिए। और दूसरी बात, हम लोग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हमें लगता है कि आपकी ये बांस बिरयानी से हमें बहुत फायदा होगा, इसलिए हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं ताकि आप भी अपने दम पर कुछ कर सकें और अपने हुनर को आगे ले जा सकें। इसलिए आप अपनी ये बांस बिरयानी की रेसिपी को हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल कर लीजिए। लेकिन गांव में बांस आसानी से मिल जाते थे, लेकिन यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। आप उसकी चिंता मत करिए, बांस भी मैं आपको अपने सप्लायर के थ्रू मंगवा दिया करूंगा। आपको सिर्फ हमारे लिए काम करना है। ये लीजिए हमारा कार्ड, आप सोचकर आंसर करिएगा। देखिए आपसे बात करते करते तो सुबह हो गई, अब हम चलते हैं। उनके जाने के बाद शौर्य और रूपाली भी लिफ्ट लेकर अपने घर लौट आते हैं, जहाँ ममता उन दोनों को देखकर कहती है, बहू राशन लेने 7 समंदर पार चली गई थी क्या, जो पूरी रात लग गई? और तू एक फोन नहीं कर सका मुझे कि माँ आप परेशान मत हो, हम रात को नहीं आएंगे। कहाँ थे तुम दोनों रात भर? मेरा तो कलेजा बाहर आ गया था यह सोच सोच कर। ममता के पूछने पर शौर्य उसे जंगल की सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद ममता रूपाली से कहती है, क्या बात है बहू, तू तो न केवल बांस बिरयानी खाने वाली निकली बल्कि बनाने वाली भी निकली। अब जब सब इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो कभी मुझे भी बनाकर खिला दे बांस बिरयानी, मैं भी तो चखूं उसका टेस्ट। अरे माँ, आप एक बार की बात कर रही हो, अब तो रोज बनेगा। मैडम को रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिला है, अब तो देखना कुछ दिनों में ही इनकी बिरयानी फेमस हो जाएगी और आप बांस बिरयानी बनाने और खाने वाली बहू की सास के नाम से फेमस हो जाओगी। माँ जी, फिर मैं उन लोगों को फोन करके हाँ कह दूं जॉब के लिए? आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे जब सारी चीजें तुम्हें घर में ही मिल रही है तो तुम्हें सिर्फ बनाना ही तो है, इससे अच्छी कोई जॉब तो हो ही नहीं सकती। हाँ बहू, अपने ससुराल वालों के सपोर्ट से रूपाली उन लोगों को फोन करके बांस बिरयानी बनाने का काम करने के लिए हामी भरती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और समय के साथ उसकी बांस बिरयानी की रेसिपी फेमस होने लगती है, जिसके बाद उसे और भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिलना शुरू होते हैं, जिससे उसका बांस बिरयानी खाने का और बनाने का दोनों सपना पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।